Hello everyone, welcome to my YouTube channel MK Physics. Please subscribe my channel so that you will be notified about my videos. We have already discussed about the electric field in our previous lecture. Today we will see some examples based on electric field one by one. So the first example of the NCERT book is example 1.14. An oil drop has a charge equals to that of 12 electron. It remains in equilibrium in constant electric field of 2.55 into 10 raised to the power 4 Newton Coulomb inverse. If the density of oil is given, then determine the radius of the drop. सो यहाँ पे हमें क्या क्या वैल्यूज़ दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसमें एक ऑयल ड्रॉप कर रही है और डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉप दे रखी है हमें 1.26 इंटू 10 raised to the power 3 kg मीटर क्यूब। सो हमें क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द ऑयल ड्रॉप निकालनी है। अब यहाँ पे हम कंडीशन ड्रॉ करेंगे और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं 12, मतलब जो ऑयल ड्रॉप के ऊपर चार्ज है उसमें जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है वो 12 है। अब यहाँ पे हमें कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मतलब एक कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें ऑयल ड्रॉप कर रही है, फ्रॉम रेस्ट से ड्रॉप कर रही है ऑयल ड्रॉप। तो अगर वो ऑयल ड्रॉप इक्विलिब्रियम में है तो उस पर कोई फोर्स लग रहे होंगे। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है डाउनवर्ड mg। सेकंड हमें बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई ऑयल ड्रॉप कर रही है तो उस पर फोर्स क्या लगेगा, QE। हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज हम लेकर आते हैं तो उस पर क्या फोर्स लगता है, QE फोर्स लगता है। ठीक है, अब हमें इक्विलिब्रियम में बोल रखा है इसकी कंडीशन आप लोग जानते ही हैं कि नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब ये जो दोनों फोर्स लग रहे हैं इनका सम क्या होगा, 0, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो mg इज़ इक्वल्स टू QE। क्योंकि हम जानते हैं कि नेट फोर्स 0 का मतलब है कि जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सबका सम 0 होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए नेगेटिव साइन आया है, इसीलिए QE इज़ इक्वल्स टू mg। अब हम फ्रॉम द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से हम ये भी जानते हैं, कि Q इज़ इक्वल्स टू NE। Q इज़ इक्वल्स टू NE, तो Q इज़ इक्वल्स टू NE की वैल्यू रखेंगे इक्वल्स टू mg। अब हम जानते हैं कि मास इज़ इक्वल्स टू ρV। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, इसीलिए मास क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमें दे रखी है 1.26 इंटू 10 raised to the power 3 kg मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल ऑयल ड्रॉप क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब मास। नाउ अगर हम फिर आर की वैल्यू निकालेंगे, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में, QE इज़ इक्वल्स टू mg, रो 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 3NE, कैपिटल E। आर को अगर हम इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, 3NE डिवाइडेड बाय 4 पाई रो g इज इक्वल्स टू आर, इन सब का क्यूब रूट आर। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3n हमें 12 दे रखा है इंटू 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2.55 इंटू 10 raised to the power 4 डिवाइडेड बाय 4 पाई रो g। अब हम इसे जब कैलकुलेट करेंगे तब आर की वैल्यू क्या होगी, 9.8 इंटू 10 raised to the power -7। नाउ और जो नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1.15। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 इंटू 10 raised to the power 4 न्यूटन कूलम इनवर्स थ्रू 1.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बोल रहा है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है तो, और जो बोल रखा है उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, नाउ इज डायरेक्शन इज रिवर्स एंड नाउ अ प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट। डायरेक्शन इज रिवर्स एंड अ प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन दिस फील्ड थ्रू द सेम डिस्टेंस। अब जो सेकंड कंडीशन है उसमें क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हमने चेंज कर दी है, रिवर्स कर दी है। तो रिवर्स करेंगे तो ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, नीचे नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सपोज़ हम ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, नीचे
नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई डाउनवर्ड। अब इसने बोला है कि प्रोटॉन फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन दिस फेल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोटॉन फॉल कर रहा है। तो और फिर हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द टाइम ऑफ फॉल एंड कंपेयर दिस सिचुएशन विद द फ्री फॉल। अब इलेक्ट्रॉन किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में फॉल कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो वो किस तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो ये डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगी, डाउनवर्ड। सिमिलरली प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो इसका भी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होगी वो डाउनवर्ड होगी। ठीक है, दोनों ही डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब हमें क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है जो है 2 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, और डिस्टेंस दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर जितना वो चला। ठीक है, अब हमें हमें देखना है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन डाउनवर्ड से मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मतलब कोई एक्सिलरेशन भी होगा। इसीलिए फोर्स क्या होता है, QE। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई चार्ज रखते हैं तो उस पर कौन सा फोर्स लगता है, QE, और वो किसके इक्वल होगा, MA के इक्वल। किस फोर्स से वो मूव कर रहा है वो कितना होगा, मास इंटू एक्सिलरेशन। तो ए की अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, E/E/ME, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हो गया हमारे पास एक्सिलरेशन। अब इसमें बोल रखा है कि बॉडी जो है वो रेस्ट से फॉल कर रही है, मतलब U = 0। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो उसकी 0 है। अब फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारे फिजिक्स में। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन H = ut + ½ at², और ut की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू है 0। तो अब क्या बचेगा, H = ½ at²। और अगर हम इस फार्मूले से t की वैल्यू निकालें तो t की जो वैल्यू आएगी, इस फार्मूले से t की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2h/AE, क्योंकि अभी हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए 2h/AE, एक्सिलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और हाँ, जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमने ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन को नेगलेक्ट किया है, क्योंकि AE जो है वो बहुत ज़्यादा है G से, तो इसीलिए हम सिर्फ एक्सिलरेशन, एक ही एक्सिलरेशन मान रहे हैं, वो है AE। नाउ अब जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 × 1.5 × 10⁻² × 9.1 × 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और E और कैपिटल E। तो TE को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जो निकल कर आएगी वो आएगी 2.9 × 10⁻। तो जब हम इसकी पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या निकल कर आएगी, 2.9 × 10⁻⁹ और टाइम की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फॉल ऑफ प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल निकालना है। तो प्रोटॉन का जब हम निकालेंगे तो क्या चेंज हो जाएगा, सिर्फ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, बाकी तो फार्मूला सेम ही रहेगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह हम मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा, तो 2hme/QE। जब हम वैल्यू पुट करेंगे और इसे भी इसी तरह सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 2 × 1.5 × 10⁻9 1.67 × 10⁻27, ये क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। सिर्फ यही वैल्यू उस फॉर्मूले में चेंज हो रही है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.25 × 10⁻, तो हम पावर कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 1.25 × 10⁻7 सेकेंड। टाइम ऑफ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन यहाँ पे हमने कैलकुलेट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट जो चीज़ है हमें वो देखना है कि हमने G की वैल्यू क्यों नेगलेक्ट की, क्योंकि A की वैल्यू कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए हमने ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन को नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, A इज़ वेरी मच ग्रेटर देन G, दैट्स वाई वी नेगलेक्ट द ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन। ठीक है, अब जो थर्ड चीज़ बोली है वो टाइम ऑफ, मतलब हमें फ्री फॉल के लिए देखना है। तो फ्री फॉल के लिए अगर हम देखें तो एक्सिलरेशन क्या होगा, सिर्फ G। कोई भी बॉडी अगर फ्री फॉल करती है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन ही एक्ट करता है ओनली। ठीक है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा होता है। तो √2h/G, यहाँ पे एक्सिलरेशन की वैल्यू हमने G रख दी है। तो अब हम ये फार्मूला देखें तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो आएगी सेम ही वैल्यू आएगी,
सेम फॉर बोथ द केसेस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए जो टाइम ऑफ फॉल आएगा वो सेम आएगा अगर हम सिर्फ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन देखें। नाउ जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल 1.16। एट सम पॉइंट अ फोर्स ऑफ 2.25 न्यूटन एक्स ऑन अ चार्ज ऑफ 5 × 10⁴ कूलम। डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स दे रखा है, चार्ज दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्मूला हम जानते हैं, E=F/Q। यहाँ पे बोल रहा है कि कोई टेस्ट चार्ज है, उस पर फोर्स लग रहा है इतना, ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो F/Q अगर हम करेंगे तो F की वैल्यू क्या है 2.25 न्यूटन, Q की वैल्यू है 5 × 10⁴। 5 × 10⁴ ही कंसिडर किया है मैंने, कुछ और वैल्यू होगी तो आंसर कुछ और हो जाएगा, ठीक है। तो 5 × 10⁴ से तो यही आंसर आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी 0.45 × 10⁻⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स इज द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ जो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वो है इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम 2 पॉइंट चार्जेस 10⁴ कूलम ईच आर फिक्स्ड एट पॉइंट x = 0.1 मीटर and x = -0.1 मीटर and y = 0. Find the magnitude of the direction of the electric field at the following point. ठीक है, हमें ओरिजिन और ये जो 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अब जैसा कि इसने दे रखा है x = 0.1 और y = 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, तो पॉइंट्स कहाँ पर है x एक्सिस पे। ये जो हमने x एक्सिस है इस पे 2 पॉइंट ड्रॉ कर लिए हैं, 0.1 -0.1, इन पे 2 चार्जेस रखे हुए हैं। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालनी है, फर्स्ट केस है ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ओरिजिन पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक तो ये होगी फर्स्ट चार्ज की वजह से, और सेकंड चार्ज की वजह से क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट। सेकंड चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा KQ/r²। r की वैल्यू सेम है, Q की वैल्यू सेम है, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों चार्जेस की वजह से सेम ही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये होगा इक्वल एंड अपोजिट। इसीलिए जो ओरिजिन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी दोनों की वजह से। इसीलिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी 0। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी 0। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन इज़ 0। सेकंड जो केस है हमारे पास, सेकंड जो केस है वो है x = 0.2 मीटर एंड y = 0। अब y कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब x एक्सिस पे है हमारा पॉइंट। सेकंड जो केस है उसे हम वापस से ड्रॉ कर लेते हैं कि सपोज़ ये कोई ओरिजिन है, 2 चार्जेस रखे हुए हैं -0.1 और 0.1 पॉइंट पे। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है 0.2 प्लस डायरेक्शन में 0.2 पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कौन से चार्जेस की वजह से, इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, ठीक है। तो और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी टूवर्ड्स द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि दोनों की वजह से जो होगी रिपल्सिव फोर्स होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी वही होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगा KQ/r²। फर्स्ट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा KQ/r की वैल्यू क्या है 0.1 + 0.2, 0.3 हो गई यहाँ पे, 0.3 का होल स्क्वायर। सेकेंड चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो है KQ, डिस्टेंस क्या होगा 0.2 - 0.1, क्योंकि ये पूरा 0.2 है, उसके बाद 0.1 है, तो क्या आ जाएगा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्शन हमारे पास सेम ही है, तो इसीलिए हम वेक्टर को सिंपली भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। इसीलिए ये हम इन दोनों वैल्यूज़ को सिंपली ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1/0.3 का होल स्क्वायर, 0.09, 0.01। इसे जब हम अच्छे से सॉल्व करेंगे तब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे मैंने चार्ज 10⁴ कंसिडर किया है। अगर आपकी नोटबुक में कोई और चार्ज है, वैसे 10⁴ बहुत ज़्यादा बड़ा चार्ज हो जाता है। अगर आपकी नोटबुक में कुछ और दे रखा है तो आप उसे ही कंसीडर करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की है वो 10⁴ कंसीडर करके वैल्यू कैलकुलेट की है। तो 9 × 10⁻15 क्या बचेगा हमारे पास 10⁻16 न्यूटन कूलम इनवर्स इज़ द यूनिट ऑफ। थर्ड जो केस है वो है y = 0.1। अब यहाँ पे हमारे क्या है x कोऑर्डिनेट 0 है और y पे है पॉइंट,
पॉइंट कौन सी एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे। तो फिर क्या हो जाएगा, एक ट्रायंगल ड्रॉन हो जाएगा। 0.1 इन दोनों की वैल्यू है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम इन दोनों के बीच पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। तो वो क्या आएगी, 0.02 का, तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट ऑफ 0.02। फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम से जब हम निकालेंगे तो आएगी रूट ऑफ 0.02। ठीक है, ये हो गया 0.02। ठीक है, अब हमें डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर की वजह से दोनों डायरेक्शन दे रखी है। तो हम वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करेंगे, E1 वेक्टर और E2 वेक्टर है, तो हम इनके कंपोनेंट्स लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो अब हम जानते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तभी तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया। तो और ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं, तो जो ये दोनों एंगल हैं ये भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाले एंगल होंगे 45 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्रायंगल का जो सम ऑफ एंगल्स होता है वो 180 डिग्री होता है। तो 90 प्लस, जैसे कि हम जानते हैं कि 90 प्लस अगर हम 2 थीटा करेंगे तो क्या होगा, 180 डिग्री। और थीटा की वैल्यू होगी 45 डिग्री, तो ये 45 है, ये जो है ये भी 90 है, तो ये वाला 45 हो गया, और ये वाला भी 90 है, तो इसकी वजह से ये वाला भी 45 हो गया, क्योंकि 90 माइनस 45 डिग्री बचेंगे। सिमिलरली ये एंगल भी 45 हो जाएगा इधर वाला। तो अब जब हम इसके कंपोनेंट लेंगे तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक्स एक्सिस की तरफ, और जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो होंगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। ठीक है, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा। अब हम लेंगे तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है E1 कॉस थीटा माइनस E2 कॉस थीटा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है इसीलिए नेगेटिव साइन आया है। अब E1 की जो वैल्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है क्या है, वो KQ/R1²। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो KQ/0.02 का होल स्क्वायर रूट का, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा, सेम होगा दोनों ही केसेस में, E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल्स टू E। तो जो फर्स्ट है, दोनों सेम वैल्यू को अगर हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 हो जाएगी, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, E1 साइन थीटा प्लस E2 साइन थीटा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों कंपोनेंट, इसीलिए थीटा 45 डिग्री सेम ही है, और E1 और E2 की जो वैल्यू है वो भी सेम है, इसीलिए हम 2E साइन 45। तो 2E क्या होता है, KQ/R²। तो हम जब इसे कैलकुलेट करेंगे, और साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, साइन 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तब हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी, 2 × 9 × 10⁴। तो E की जो वैल्यू निकल के आएगी अलॉन्ग वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.38 × 10⁻15। अब एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में भी यूज़ में आ सकता है, और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी 3 टर्म्स हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, सपोज अ लीनियर एलिमेंट ऑफ लेंथ L लेंथ का एलिमेंट है, इस पर Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कंटिन्यूसली, मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट चार्ज है। ठीक है, हैज़ अ टोटल चार्ज Q। इन सब का जो छोटे छोटे चार्जेस प्रेजेंट है, इन सब का सम क्या है, कैपिटल Q। तो जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी वो क्या होगी, Q/L। मतलब जो छोटे से एलिमेंट में अगर हमें चार्ज निकालना हो तो क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू Q/L। और अगर टोटल चार्ज निकालना है, सपोज हमें लैम्डा दे रखा है और हमें टोटल चार्ज निकालना है, तो वो क्या होगा, लैम्डा L। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है उसको हम लेंथ से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। इसकी जो यूनिट होगी कूलम मीटर इनवर्स। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिमिलरली अगर कोई सरफेस है और हमें किसी एरिया में निकालना है चार्ज, तो वो क्या हो जाएगा, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा इज इक्वल्स टू Q/A, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। और अगर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है और हमें टोटल चार्ज निकालना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा A। सिमिलरली जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वो है, इफ़ अ टोटल चार्ज Q इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और हमें रो चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, Q/V, और टोटल चार्ज हो जाएगा ρV। Now here is a question for you. If two electrons are separated by distance 10 meter, then what will be the value of electric field at midpoint between them? Please answer. And please like, share and subscribe my channel for more videos.